कक्षा 11 के छात्रों का एक बार पुनः हो मेरी कक्षा में स्वागत। बच्चों, आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ घूर्णन गति तथा जड़त्व आघूर्ण, और उसमें आज मेरा जो टॉपिक होगा वह है घूर्णन गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अर्थात जब कोई पिंड नियत रेखीय त्वरण जब कोई पिंड नियत कोणीय त्वरण से स्थिर घूर्णन अक्ष के परितः क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसका समय कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसको 3 समीकरणों में व्यक्त किया जाता है, और उन समीकरणों को ही घूर्णन गति के समीकरण कहते हैं, या हम उसको कहते हैं कोणीय गति के समीकरण। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करते हैं कि जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन करता है, माना ये, ठीक है, Z अक्ष है, ठीक है, और कण की जो स्थिति है, माना सपोज ये घूर्णन केंद्र पर कोई कण जो है, ये घूर्णन केंद्र है इसका, यहाँ पर कोई कण P है कोई, ठीक है। तो जब कोई कण नियत कोणीय त्वरण जो है अल्फा से घूर्णन अक्ष के परितः क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो प्रारंभिक जो कोणीय वेग हो जाएगा उसका, यहाँ पे जो प्रारंभिक कोणीय वेग है वो क्या है, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा है, ओमेगा 0। यहाँ पर जो प्रारंभिक कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा 0। टी समय पश्चात कणों की स्थिति हो गई यहाँ पे जो कोणीय वेग हुआ उसका टी समय पश्चात वो हो गया ओमेगा, और उसकी जो केंद्र से जो स्थिति, जो कोण उसने बनाया वो है थीटा। तो इसमें जो कोणीय विस्थापन हुआ, ठीक है, एकांक समय में कण के द्वारा जो कोणीय वेग में परिवर्तन में जो कोणीय वेग परिवर्तन हुआ उसको हम कहते हैं कोणीय त्वरण। तो बोलने का मतलब है प्रारंभ में नियत कोणीय त्वरण अल्फा से कोई कण घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है, और प्रारंभ में उसका कोणीय वेग ओमेगा 0 है। टी समय पश्चात विस्थापन क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, और उसका जो कोणीय वेग हो जाता है वो क्या हो जाता है, ओमेगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये गति कर रहा है, ठीक है, किसी अक्ष के परितः। माना मैंने इसको दिखाया कि ये जो है, माना वो जेट के परितः ये जो कण P है वो क्या कर रहा है, घूर्णन अक्ष के परितः क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है इसमें जो है प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0, ठीक है, टी समय पश्चात कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय विस्थापन थीटा, और जो कोणीय त्वरण अल्फा है इसके बीच जो संबंध होते हैं, समय, थीटा, कोणीय विस्थापन ओमेगा 0, इसको बोलेंगे प्रारंभिक कोणीय वेग, और ओमेगा, ठीक है, ये हो गया। और कोणीय त्वरण अल्फा के बीच जो संबंध होगा, कि संबंध घूर्णन गति का जो संबंध है वो कहलाते हैं घूर्णन गति के समीकरण। जो पहला समीकरण होगा ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ठीक है, पहला समीकरण ये है। दूसरा, कोणीय विस्थापन थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा 0 टी, ठीक है, कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर।
समीकरण नंबर 2। तीसरा समीकरण हमारे पास है ओमेगा 0 का स्क्वायर, मतलब जो टी समय पश्चात जो कोणीय वेग हो जाता है, जब कण घूर्णन अक्ष के विरुद्ध गति कर रहा है, टी समय पश्चात जो कोणीय वेग हो जाएगा वो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 प्रारंभिक कोणीय वेग का वर्ग प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 है। तो इन तीनों के मध्य, ठीक है, समय, इसको मैंने कहा ये क्या है, ये समय, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक है, प्रारंभिक कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग, टी समय पश्चात, टी समय पश्चात कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा, ठीक है, तथा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, के बीच जो संबंध होता है उसको कहते हैं घूर्णन गति का समीकरण। तो जो पहली समीकरण है, आपकी पहली समीकरण होगी ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। दूसरी समीकरण हमारे होगी कोणीय विस्थापन बराबर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। और तीसरी जो समीकरण हमारे पास हुई हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें, हम इसको अब करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। derivation of equation of rotational motion। ठीक है, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति के समीकरणों का व्यंजक स्थापित करना। तो पहला है हमारे पास घूर्णन गति का प्रथम समीकरण। जो प्रथम समीकरण है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी का निगमन। ठीक है, अल्फा टी का निगमन, ये जो पहली समीकरण है हमारी, इसका निगमन करना है। तो इसके निगमन करने के लिए मैंने कहा कि जब कोई कण किसी घूर्णन अक्ष के परित हो, मैंने कहा जब कोई कण, पिंड का कोई कण घूर्णन अक्ष के परित हो, माना ये जो है जेड अक्ष है और घूर्णन गति जो है इसकी इस तरीके से है। ठीक है, तो ये घूर्णन केंद्र है, माना सपोज O है, O से यहाँ पे कोई कण क्या है, P है, R दूरी पर। ठीक है, R दूरी पर कोई पिंड P है, R त्रिज्या के घूर्णन अक्ष, R त्रिज्या का कोई कण घूर्णन अक्ष के पर तो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और प्रारंभिक कोणीय वेग क्या है उसका, ओमेगा 0, और टी समय पश्चात कोणीय वेग क्या हो जा रहा है, ओमेगा, और विस्थापन हो जा रहा है थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोणीय वेग क्या हो गया, ओमेगा टी समय पश्चात। तो हमने करना है नियत रेखीय त्वरण, नियत कोणीय त्वरण से कोई पिंड, ठीक है, नियत कोणीय त्वरण से कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः
गति कर रहा है, तो t0 समय में कर रहा है, तो t0 समय t बराबर 0 समय में कोणीय वेग ओमेगा 0 तथा t समय पश्चात कोणीय वेग ओमेगा होता है। नियत कोणीय त्वरण से कोई पिंड घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है, तो t0 समय में कोणीय वेग ओमेगा 0 तथा t समय पश्चात कोणीय वेग ओमेगा होता है। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं अल्फा बराबर जो कोणीय त्वरण होता है वो होता है d ओमेगा बटे dt, अर्थात एकांक समय में कोणीय किसी कण का कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं कोणीय त्वरण। ठीक है, इसको देखिए हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, अल्फा dt बराबर बीटा ओमेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रारंभ में कोणीय वेग क्या था, t0 पे कोणीय वेग ओमेगा 0 और t समय पश्चात कोणीय वेग क्या हो जा रहा है, ओमेगा हो जा रहा है, तो जो लिमिट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर दोनों ओर हमने समाकलन करना, दोनों ओर समाकलन करने पर तो हमने समाकलन जो किया उस समाकलन करके हम देखते हैं इंटीग्रेशन अल्फा dt मतलब t0 जब t0 समय था तो कोणीय वेग ओमेगा 0 और t समय पश्चात कोणीय वेग ओमेगा और ये t समय पश्चात कोणीय वेग ओमेगा, ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा। आप समझ रहे होंगे लिमिट किस तरीके से लगाई मैंने। जब समय 0 था तो कोणीय वेग आपका ओमेगा 0, t समय पश्चात कोणीय वेग ओमेगा हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको देखिए, अल्फा dt का समाकलन, मैंने आपको समाकलन बताया था कि समाकलन किस तरीके से करते हैं, इंटीग्रेशन dt का जो समाकलन होता है वो क्या होता है t। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा t dt का समाकलन t, ये लिमिट हो जाएगी 0 to t बराबर डेल्टा ओमेगा का जो समाकलन में हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा 0 और ओमेगा ये लिमिट है, तो हम इसको लिमिट लगाएंगे ओमेगा की जगह पे ओमेगा माइनस ओमेगा 0। ठीक है, ये हमारी लिमिट लग गई और यहाँ भी हम लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा t और माइनस 0 बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब हम देखेंगे अल्फा t बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा 0, इसलिए ओमेगा बराबर ये पक्षांतर करेंगे तो ओमेगा 0 प्लस ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा t। ठीक है, या हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए अल्फा t और ये माइनस ओमेगा 0 है, इसको इधर ले लेंगे फिर जाएगा प्लस ओमेगा 0 बराबर ओमेगा। तो जो समीकरण बनी है हमारी, जो फाइनली जो समीकरण बनी है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t, तो ये हमारा जो है घूर्णन गति का पहला समीकरण सिद्ध हो गया। किस बेस पे, कि जब कोई पिंड नियत कोणीय त्वरण से किसी घूर्णन अक्ष के परितः क्या करता है, गति करता है। ठीक है, t0 समय पे कोणीय वेग ओमेगा 0 और t समय पश्चात कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है, तो प्रारंभ में हमारा जो जनरल समीकरण बनी वो बनी ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। ठीक है, अब हम जो है दूसरा समीकरण हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण का निरूपण करेंगे। देखिए
घूर्णन गति के दूसरे समीकरण का निगमन। दूसरा समीकरण है थीटा बराबर ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण का निगमन है। तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि जब कोई कण क्या करता है, घूर्णन अक्ष की परिधि गति करता है नियत कोणीय त्वरण से, तो उसका जो कोणीय विस्थापन हो जाता है वो थीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर हो जाएगा थीटा बराबर तो जो कोणीय वेग हमारा होगा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो जाएगा डी थीटा बटे डी टी। अर्थात एकांक समय में पिंड के किसी कण के कोणीय विस्थापन की जो दर होगी, किसी कण के कोणीय विस्थापन की जो दर होगी उसको हम कहेंगे कोणीय वेग। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ओमेगा। ठीक है, ओमेगा डी टी बराबर डी थीटा। ठीक है, अब चूंकि हमने ओमेगा निकाला है तो ओमेगा हमारे पास जो है ओमेगा हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा हमने निकाल दिया। किस तरीके से? ओमेगा हमारे पास देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ठीक है, घूर्णन गति का जो समीकरण है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। ठीक है, बराबर डी थीटा में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन करने, दोनों ओर हमने समाकलन किया तो समाकलन करने पर ये हो जाएगा डेल्टा थीटा। ठीक है, और डेल्टा थीटा में अर्थात जब t0 जब समय 0 था, कोणीय विस्थापन भी 0 था, t समय पश्चात विस्थापन क्या हो गया, थीटा हो गया। तो बराबर इसी तरीके से हम इस पे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे देखेंगे हम हमारा जो ये हो जाएगा समय क्या था, जब t0 समय था तो विस्थापन जो है थीटा था। जब t0 समय था तो कोणीय विस्थापन भी 0 था। t समय पश्चात विस्थापन क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इस पे लिमिट लगाएंगे। अभी हम इसको लिमिट लगा करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 0 टू थीटा डी थीटा बराबर, इसको अलग अलग खोल देंगे। देखिए ओमेगा 0 डी टी, यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 टू टी। ठीक है, 0 टू टी ओमेगा 0 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 0 टू टी अल्फा टी टी टी। ठीक है, ये हमारा, हमने इसको खोल दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि समाकलन dx का जो समाकलन होता है वो x होता है, उसी प्रकार से डी थीटा का जो समाकलन होगा वो होगा थीटा। थीटा हो जाएगा आपका 0 टू थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप ओमेगा 0, इसको बाहर ले लेंगे तो ये dt का जो समाकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा t। ठीक है, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू t प्लस, आप देखेंगे ये हो जाएगा अल्फा, हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 टू t t dt। अब एक फंक्शन हमारे पास और आया, हमारे पास आया x dx का समाकलन क्या होता है। x dx का जो समाकलन होता है वो किस तरीके से हम लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन
एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है एक्स की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, ये सूत्र होता है बच्चों। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थीटा बराबर हो जाएगा, ये लिमिट लगाएंगे हम, थीटा की जगह पे थीटा रहेंगे -0, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा 0 टी लगाएंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे टी और -0, ये भी ओमेगा टी हो गया, प्लस अल्फा, ये जो सूत्र हो जाएगा यहाँ पर टी की घात क्या हो मान सकते हैं हम 1। तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है एक्स की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा t की पावर 1 प्लस वन बटे 1 प्लस वन, ठीक है। ये हो गया ठीक। तो और अल्फा भी हमारे पास है, तो ये हो जाएगा बच्चों थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। तो बच्चों ये समीकरण हमारी दूसरी समीकरण निकालेंगे, थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ये घूर्णन गति का दूसरा समीकरण है। इस समीकरण में आप देख रहे होंगे कि जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष की तरफ गति कर रहा है तो t0 समय पर उसका जो कोणीय विस्थापन है वो 0 है, t समय पश्चात उसका कोणीय विस्थापन थीटा हो जाता है। तो उसका जो है उसका और किस नियत कोणीय त्वरण से वो कण क्या कर रहा है, घूर्णन अक्ष की तरफ गति कर रहा है। तो हमारा थीटा ओमेगा 0 समय और कोणीय त्वरण के बीच जो संबंध हमने निकाला, ठीक है। अब तीसरा जो समीकरण है बच्चों हमारा वो है, तीसरा जो समीकरण हमारा है वह है तीसरा जो समीकरण होगा घूर्णन गति का तीसरा समीकरण, घूर्णन गति का तीसरा समीकरण, जो घूर्णन गति का जो तीसरा समीकरण है वो है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा का निगमन। देखिए इसका निगमन किस तरीके से हम करेंगे तो हम जानते हैं, क्योंकि जब कोई कण कोई पिंड नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन अक्ष की तरफ गति कर रहा है तो उसका जो प्रारंभ में जो कोणीय वेग है वो ओमेगा 0 है, t समय पश्चात उसका कोणीय वेग हो जा रहा है ओमेगा, उस पर कोणीय विस्थापन हो जा रहा है थीटा, ठीक है। तो हम जानते हैं घूर्णन गति का जो पहला समीकरण है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। आप जानते हैं क्या है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ठीक है। दोनों ओर समीकरण या इक्वेशन वाला समीकरण की दोनों ओर, समीकरण की दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग किया तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं। इसको हम खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b अल्फा टी, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो है हमारा जो है हाँ ये जो हमारा जो समीकरण निकला यहाँ पे देखेंगे आप, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस ये कॉमन आ गया यहाँ पे अल्फा टी कॉमन आ गया, ठीक है।
तो ये अल्फा टी यदि हमारे पास कॉमन आ गया तो अल्फा टी कॉमन आ गया तो बच्चों ये होगा अल्फा। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं 2 अल्फा। यदि हमने कॉमन ले लिया 2 अल्फा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, अल्फा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा 0, 2 भी कॉमन ले लिया, अल्फा भी कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा टी। ठीक है, तो आप जानते हैं ये, चूंकि आप जान रहे हैं जो घूर्णन गति का जो दूसरा समीकरण है थीटा बराबर ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेम वही चीज बन रही, देखिए ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 का ओमेगा स्क्वायर बराबर कोणीय वेग का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यही जो है हमारा घूर्णन गति का तृतीय समीकरण हमने निकाल दिया। ठीक है, और इस समीकरण को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस समीकरण को हम एक दूसरी विधि से भी हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरी विधि हमारे पास है, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा बराबर जो कोणीय त्वरण होता है वह होता है डी ओमेगा बटे डी टी। ठीक है, यदि हम यहाँ पर डी थीटा से भी भाग दे देते हैं और यहाँ भी क्या कर देते हैं, थीटा से भाग देते हैं, तो थीटा से थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो हम इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा बटे डी थीटा, और ये हो जाएगा इंटू डी थीटा बटे डी टी। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं जब कोई कण नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन अक्ष की परितल गति कर रहा है तो कण का कोणीय विस्थापन की जो दर होती है, कण के कोणीय विस्थापन की दर है, उसको हम कहते हैं कोणीय वेग, अर्थात डी थीटा बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा। डी थीटा बटे डी टी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी थीटा इंटू ये हो गया ओमेगा, या हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बटे डी थीटा। अब आप देखेंगे इसके नीचे यदि हम एक मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा अल्फा डी थीटा बराबर ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है लिमिट लगाएंगे, दोनों ओर समाकलन करेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, यदि हमने दोनों ओर समाकलन किया, समाकलन करने पर हमारा आ गया इंटीग्रेशन अल्फा 0 टू थीटा, विस्थापन क्या होगा 0 टू थीटा, टी समय में विस्थापन 0, टी समय पश्चात विस्थापन थीटा, ये अल्फा डी थीटा हो गया बराबर इंटीग्रेशन टी समय में, टी 0 जब समय था तो कोणीय वेग हमारा था ओमेगा 0, टी समय पश्चात वेग हो गया ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, अब हम इसको जो है, अब हम इसको यहां से आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अल्फा हमारा बाहर आ जाएगा, तो डी थीटा का जो समाकलन हो जाएगा अल्फा डी थीटा का समाकलन, थीटा लिमिट होगी 0 टू थीटा बराबर, देखिए एक मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको, एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का समाकलन होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 है, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बटे 2, अर्थात ओमेगा की पावर 1 प्लस 1 n प्लस 1 बटे n प्लस 1, और ये लिमिट हो जाएगी ओमेगा 0 टू ओमेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा, लिमिट चलाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा थीटा, और ये हो जाएगा 0 बराबर 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर
ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा टू ओमेगा 0। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा थीटा, 2 का गुणा कर देंगे 2 अल्फा थीटा बराबर ओमेगा की जगह पे हम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 का स्क्वायर। देखिए ये माइनस है, पक्षांतर कर देंगे तो ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर। यही जो है हमारा क्या है, गति का तृतीय समीकरण है। तो मैंने आपको दो विधियों के द्वारा गति का जो तीसरा समीकरण, घूर्णन गति का जो तृतीय समीकरण है उसको निकाल करके दिखाया। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में घूर्णन गति के समीकरण का निगमन आया होगा, और उसमें आपने देखना है कि जब कोई कण नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो उसके कोण समय, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसको हमने समीकरणों के रूप में किस तरीके से दिखाया है, किस तरीके से उसको निगमित किया है। धन्यवाद।